स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिव्या साहू पर। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड पेपर 2 के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र। हम इसमें इन सूत्रों को पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में और मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ जहाँ पर हमने सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर सूत्रों को पढ़ा था। अब हम इसके आगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण, इन सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। जिन्हें वह नहीं देख सकते उसके बारे में उन्हें उसके बाद बताना चाहिए। यानी कि आप उन तथ्यों, उन घटनाओं को जिसको वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, उसको उन वस्तुओं के माध्यम से, उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से सिखाना है जिनको जो है वो जानता है। जैसे कि आप क्लास में शिक्षण करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, उदाहरण है कि भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। हम अपने शिक्षण में चार्ट, मॉडल आदि इन चित्रों का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों से जोड़ा जा सके। अब बच्चों को डायरेक्ट तो नदी दिखाई नहीं जा सकती वहाँ पर जाकर कि गंगा नदी ऐसी है, हर समय ये संभव नहीं है। आप कभी भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे संभव नहीं है कि आप हर नदी के विषय में वैसे ही बता सकें। तो इसलिए जो है हम इन चार्ट, चित्र और मॉडल का प्रयोग करते हैं। आप मॉडल के थ्रू उन्हें दिखा सकते हैं कि ऐसे नदी या हिमालय से निकलती है वगैरह। और भाषा के विषय में भी हम बच्चों को का से कबूतर, इस तरह से ये जो चित्रों के माध्यम से उसे जोड़ते हैं तो बच्चा पहले शब्दों को नहीं समझता है, वो चित्रों के माध्यम से उसे समझने लगता है। तो प्रत्यक्ष चीज़ से, जिससे उसने देखा होता है, पेड़ को उसने देखा है, कबूतर को उसने देखा है, तो इन चीज़ों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे कि क शब्द को जोड़ते हैं, का अक्षर को उससे एक शब्द बनाकर, उस शब्द को एक चित्र से बनाकर उसको जानकारी देते हैं। सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में बताया जा सकता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः इसमें बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र विशेष उपयोगी है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी इस सिद्धांत को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। आगमन विधि में भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करें और फिर निष्कर्ष। आप विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत का मतलब है आप पहले किसी भी विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि इसका प्रयोग विज्ञान, गणित और व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, तो आप उसका जो है पहले उदाहरण प्रस्तुत करिए। उसके बाद जो है उससे जुड़े नियम को बताइए बच्चों को, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि आपको पढ़ाना है। तो इसको पढ़ाते समय पहले आप इसके उदाहरण, कई सारे उदाहरण जो है दीजिए और फिर बच्चों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, संज्ञा को पहचानना बताइए और उसके बाद इसकी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। यानी परिभाषा आपको उदाहरण के समझाने के बाद बतानी है। दूसरा है हमारा संस्कृत। हिंदी में सूक्ति एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस।
विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उसी बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में करानी है, यानी आपको कोई भी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को पहले आपको समग्र रूप में बताना है, फिर उसके विविध भागों के जरिए मतलब उसको विभिन्न भागों में बांटकर आपको उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में जानकारी देनी है। वह विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए विश्लेषण कहलाता है, और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण, छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना है तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है, और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उसी विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। यानी आप उसे सरल से कठिन की ओर आप प्रयोग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है कि पहले आप उसकी रुचियों कैसे बच्चा पढ़े, उसकी रुचि, रुझान और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसे ज्ञान प्रदान करें। उदाहरण है, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण एवं ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य, फिर वर्ण और फिर ध्वनि के बारे में जानकारी करानी चाहिए। यानी कि बच्चों को, हम छोटे बच्चों को पहले कविताएं सिखाते हैं। जैसे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके क्लास में कविताओं की पुस्तक चलती है, तो पहले हम उन्हें वाक्य सिखाते हैं, उन्हें वाक्य रटाते हैं। उसके बाद फिर उन वाक्यों से वर्ण और ध्वनि के बारे में जानकारी देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चों को इतिहास में मुगल कालीन स्थापत्य की जानकारी देना है तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्र दिखाकर चर्चा करें, जिससे वे पाठ में रुचि लें। फिर तार्किक ढंग से उनकी स्थापत्य संबंधी विशेषताओं को बताएं। पहले आपको अगर जैसे कि इतिहास आपको पढ़ाना है तो जैसे कि आपको ताजमहल के विषय में बताना है तो आप पहले ताजमहल का चित्र दिखाएं, ये आगरा में है, उसके बाद उसके विषय में उसको बताइए। यहाँ पर ये ध्यातव्य बिंदु है, SK अग्रवाल के अनुसार छोटी कक्षाओं के लिए हमें मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए, और ज्यों-ज्यों बालक ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाए हमें तर्कात्मक क्रम का प्रयोग करते जाना चाहिए। अनुभव से युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। अनुभव से युक्त की ओर, यानी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उनको जानते हैं, किंतु ऐसा क्यों होता है वे ये समझ नहीं पाते और उसके विषय में उनके पास कोई सही जानकारी नहीं होती है। जैसे कि अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण एवं अनुभव से प्राप्त करता है, किंतु ऐसा क्यों है वो ये इसके बारे में निश्चित नहीं होता। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि सूर्योदय व सूर्यास्त वह प्रतिदिन देखता है, गर्मी के बाद बरसात और फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरा देखता है, बरसात में ज़ोरदार बारिश वह प्रतिवर्ष देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण है यह वह नहीं जानता। तो शिक्षक को चाहिए कि वो इसको कारण सहित, उदाहरण सहित बताए, और उसके लिए TLM की आवश्यकता हो तो वो TLM का प्रयोग करके उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करे और उसका अनुभवजन्य ज्ञान युक्त बना सके, ताकि उसके अनुभव से प्राप्त ज्ञान को वो निश्चित कर सके अपने TLM और अपने जो है उदाहरणों के थ्रू। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो टू नेचर। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए।
शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधियाँ सभी कुछ बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। यदि हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो वह अनुचित, अप्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक के रूप में हमें इस सूत्र का अनुसरण करके छात्रों के स्वाभाविक विकास में सहायता करने को तत्पर रहना चाहिए। यानी आप बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर, उनकी आयु को ध्यान में रखकर, उनकी क्षमताओं और रुचियों को जानकर उनको शिक्षण प्रदान करें, तो ही आपका शिक्षण जो है पूर्ण होगा। शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मैगजीम्स इन टीचिंग। तो शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में क्या उपयोगिता है? इसके अंतर्गत शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बालोपयोगी बना सकता है। साथ ही इनके प्रयोग द्वारा वह अपने बच्चों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है कि बच्चा कितना सीखता है। वो एक अपेक्षित जो उसने क्राइटेरिया निर्धारित किया होगा कि यहाँ तक बच्चे को इस क्लास में इस आयु स्तर पर आना चाहिए, तो वो उसको अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका पाठ हो गया समाप्त, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ऐसा कौन कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।